नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अब सीजन शुरू हो गया है आईटीआर का और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें वाइल फाइलिंग आईटीआर ध्यान रखनी रहेगी। अदरवाइज हो क्या रहा है, इस तरीके से एआई टूल का यूज किया जा रहा है कि कुछ अगर आपने कॉलम या फील्ड फिल नहीं किए उसके बेसिस पे भी आपके पास इंटीमेशन आएंगे और माइट पॉसिबल कि कुछ मिसमैच हो तो उसके लिए स्क्रूटनी में भी आपका आईटीआर ले लिया जाए। इसलिए हम सबके लिए जरूरी है कि हम अभी जो चेंजेस हुए हैं और वो इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे इस असेसमेंट ईयर 24-25 जिसके लिए हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो हम ध्यान में रखें। मैं शुरू करता हूं ये आईटीआर कि कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन, जैसे कि एमएसएमई से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ के लिए रिलेटेड है जो कि सैलरीड क्लास है, कुछ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट आई है जो कि मैंडेटरी होगी। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमें टेक केयर करने रहेंगे। शुरू करता हूं वन बाय वन। आप स्क्रीन पे ये सब चीजें देखते रहिएगा साइमल्टेनियसली। प्रैक्टिकली जो आईटीआर के फील्ड है मैं आपके सामने स्नैपशॉट के साथ में लेके आऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो आईटीआर फिल करते समय। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन जो चेंजेस थे हमारे इस आईटीआर के अंदर। सबसे पहला जो चेंजेस जो आपको दिखाई देगा अभी स्क्रीन पे वो है कि आईटीआर जो हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं उसके लिए अब यूडिन एक्नॉलेजमेंट नंबर आईटीआर के अंदर फिल करना रहेगा मैंडेटरीली। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि जो चेंजेस हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट भी किए हैं और आपके सामने उनको अंडरलाइन भी कर रहा हूं। एक और आप देख रहे होंगे, सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट, रीजन भी पूछा गया है, राइट। और नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको दिया गया है यूडिन की रिक्वायरमेंट भी दी गई है कि यूडिन, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड यूडिन, ये तीनों चीजें आपको दिखाई दी गई है। ये मैंडेटरीली हमें भरना रहेगा, मीनिंग देयर बाई कि ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट पहले आती है और उसका एक्नॉलेजमेंट कई बार, अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि यूडिन आप अभी नहीं भर रहे तो भी चलेगा, बट अब ये मैंडेटरी है और आपको भरना रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस की, वो आ रहा है रिसिप्ट इन कैश कॉलम एडेड टू क्लेम एनहेंस्ड टर्नओवर लिमिट आईटीआर 3, 4 एंड 5। 1, 2 सबकी बात करने वाला हूँ जहाँ जहाँ रेस्पेक्टिव चेंजेस हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्रेजेंटिव टैक्सेशन इनकम है 44 AD ADA, वहाँ पे लिमिट स्पेसिफाइड थी 44 AD के लिए 2 करोड़ और 44 ADA प्रोफेशनल के लिए 50 लाख। अब ये लिमिट बढ़ गई है और इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि जिसका हम रिटर्न भर रहे हैं 23-24 के लिए 44 AD के लिए 3 करोड़ हो गई है, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन बता रहा हूं आपको, और 44 ADA के लिए 75 लाख हो गई है, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन की जो कैश रिसिप्ट है वो अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आनी चाहिए। 5% जो वेरिएशन है वो कैश में, मतलब जो कैश की रिसिप्ट है वो 5% तक है तो ही चलेगा, अदरवाइज आपको ये 3 करोड़ और इनहेंस लिमिट का फायदा नहीं मिलने वाला। स्पेसिफिकली आईटीआर के अंदर ये कहा गया, आप देख सकते हैं, ग्रोस टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट इज, जो इस पर्टिकुलर कॉलम में लिमिटेड टू 2 करोड़। हाउएवर जो पर्टिकुलर कॉलम है 61IB, समझ सकते हैं, ये वाला रिसिप्ट इन कैश इज लेस देन और इक्वल टू 5%, राइट, तो ये लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी 3 करोड़ तक। 44 AD जो प्रेजेंटिव इनकम है, राइट, तो 3 करोड़ तक। मैं आपको फिर बता दूं, कंफ्यूजन है कि जैसे कि 10 करोड़ की लिमिट जो हमारी टैक्स ऑडिट की थी उसके लिए 5% कैश में पेमेंट और रिसिप्ट दोनों है। यहां 44 AD और 44 AD के लिए ये केवल रिसिप्ट देखता है, 5% कैश से में जो रिसिप्ट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 5% से, तो आपके लिए ये एनहेंस्ड लिमिट अप्लीकेबल है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 44 ADA के लिए भी ये दिया गया है बिजनेस कोड के साथ में डिस्क्रिप्शन। बिजनेस कोड आप प्रॉपर्ली फिल करें, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि 44 ADA जैसा है तो वो प्रोफेशनल जो कि हमारे स्पेसिफाइड है 44AA के अंदर की जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है
उन्हीं के लिए 44ADA है। अगर आपने गलत कोड सेलेक्ट कर लिया तो आप मान के चलिए इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। इसी तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है 44ADA के अंदर ये भी लिमिट 5% है, ये बढ़ के 75 lakhs हो चुकी है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आता है MSME का डिस्क्लोजर है, सम पेबल टू MSME बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट, ITR 3, 5 और 6। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मैं नीचे हर एक पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे लिखा भी है कि इस ITR में चेंजेस हुआ है। सबसे हॉट टॉपिक जो डिस्कस किया गया MSME से रिलेटेड सेक्शन 43BH, नंबर ऑफ सेशन आई हैव डिलीवर्ड, और इसमें जो 45 डेज के अंदर जो पेमेंट है उसकी डिटेल्स आपको पूछी गई है। अगर बियॉन्ड दैट अगर आपने पेमेंट नहीं किया 45 डेज के अंदर तो आपका डिसअलाउंस होगा जितनी परचेज है। इस पे मैंने एक्सक्लूसिवली 2 वीडियो आपके लिए बनाए हैं जो आपको पूरा बताएंगे और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनमें ये 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर जो पर्टिकुलर H कॉलम दिया गया है 43B का, ये स्पेसिफिकली इसी के लिए बारे में बोलता है, एनी सम पेबल टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, क्योंकि मीडियम पे एप्लीकेबल नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट, राइट। तो इसका डिसअलाउंस हम यहाँ कॉलम में देना रहेगा। साथ ही साथ ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी जो चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे, और ये बिल्कुल मैच होना चाहिए जो हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का कॉलम रहेगा। ये हम ITR की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट डिसअलाउड की बात की गई है, जो कि आपको पता है इंटरेस्ट जो अगर प्रोविजन 45 डेज से ज़्यादा हो गए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को अगर आपको पेमेंट करना है, आपके क्रेडिटर और वो MSME में रजिस्टर्ड है और वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है, तो ही आपको ये प्रोविजन करना है। साथ ही इंटरेस्ट का और डिसअलाउंस होना है, तो इंटरेस्ट का प्रोविजन है ये डिसअलाउड रहेगा आपके लिए। इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता MSME से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताऊंगा एक और चेंजेस हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट MSME से रिलेटेड कुछ ही देर में। एक और रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, न्यू इंट्रोडक्शन। ये एक्चुअली ग्लोबली एक्सेप्टेड एक टर्म है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। 20 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल एक कोड होता है जो आइडेंटिफाइड होता है, ये अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके लिए मैं एक नया सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए आप देख सकते हैं कि लीगल एंटिटी का लिए जो वैलिड LI नंबर आपसे पूछा गया है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर वैलिड अप टू डेट, ये आपको देना रहेगा। और ये एक्चुअली एप्लीकेबल किसके लिए, ये एप्लीकेबल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब भी किया है। 50 करोड़ का अगर कोई ट्रांजैक्शन है, ऑल सिंगल पेमेंट ट्रांजैक्शन 50 करोड़ एंड अबोव अंडरटेकन बाय एंटिटी, नॉन इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिकली अभी है, शुड इंक्लूड रेमिटर एंड बेनिफिशियरी LEI इंफॉर्मेशन। अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन पेमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा है, राइट, तो जो भेजने वाला है रेमिटर और जो बेनिफिशियरी है जो जिसको मिल रहा है, दोनों का LEI नंबर आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना रहेगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस की जो रिलेटेड है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। आप देख सकते हैं कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम जो कि कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स अप्लीकेबल होता है उसको सेव करने के लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं। तो वो स्पेसिफिकली डिटेल्स पूछी गई है ITR के अंदर। असेसमेंट ईयर 23-24 देख सकते हैं आप, डेट ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। माइट पॉसिबल ये वापस से रीवेरीफाई किया जाए क्योंकि SFT के अंदर इंफॉर्मेशन हो सकता है बैंकर्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इसके लिए एलिजिबल है, वो अकाउंट A और B कैटेगरी होती है, तो वो आपके लिए क्रॉस वेरीफाई करेगा वहां से और आपकी डिटेल्स मिसमैच हुई तो माइट पॉसिबल आपके पास नोटिस आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सभी सेक्शंस के लिए, सेक्शन 54 हो 54B हो जो भी है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम जहां पे एप्लीकेबल है वहां पे ये आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरीज ऑनलाइन गेम्स के लिए। आप देख सकते हैं फाइनेंस एक्ट 2023 एक स्पेसिफिकली हम बात करते हैं स्पेसिफिकली प्रोविजन किया गया इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। डिस्क्लोजर अलग से है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 115BB-J। ये देखें इनकम बाय वे ऑफ ऑनलाइन गेम्स चार्जेबल दिस पर्टिकुलर सेक्शन, वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं।
ATGGC पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन, बहुत सारे नोटिसेस इश्यू हुए। हमने विटनेस भी किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो डोरमेंट मोड पॉलिटिकल पार्टी थी, कई एसएससीज को नोटिसेस आए। बट इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक तरीके से पूरा का पूरा डिटेल मांगा गया है। और फिर मैं कहता हूं, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी को ये डिटेल्स अपने आईटीआर में भी देनी रहेगी, ताकि ये मैच किया जाए और कहीं पे भी वेरिएंस है ऑटोमेटिकली एआई के टूल के थ्रू आइडेंटिफाइड होगा और नोटिसेस इशू किए जाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया है आईटीआर 2, 3, 5 और 6 के लिए, वो पूरी डिटेल, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैश में कितना किया, अदर देन कैश कितना, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, एलिजिबल अमाउंट आपको कितना रहेगा, और यहां तक कि आपका यूपीआई ट्रांसफर चेक का जो नंबर है, ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाइड होता है, वो भी यहां पे आपको देना रहेगा। साथ ही साथ उस बैंक का कोड जिसके थ्रू आपने आईएफएससी कोड जो ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट चेंजेस की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट चेंजेस है, नया कॉलम ऐड हुआ ATCCH। ये हम खुद जानते हैं 2023 का जो फाइनेंस एक्ट था उसके अंदर हमारी अग्निपथ स्कीम के अंदर ये सेक्शन के अंदर डिडक्शन दी गई, जो पर्टिकुलर कॉलम ऐड कर दिया गया है उसको कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ATU, जो कि हम सभी जानते हैं काफ़ी टाइम से एसएससी डिसेबिलिटी या तो खुद के लिए हो या अपनी डिसेबिलिटी, सेवियर डिसेबिलिटी, दो तरह की डिसेबिलिटी थी, और उस डिसेबिलिटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल डिसेबिलिटी, सेवियर डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग डिडक्शन दी गई थी, 75,000 और 1,25,000। अब उसको लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉर्म्स जो हमारा जब डिसेबिलिटी के लिए जाते हैं 10IA फॉर्म भरना रहेगा, वो भी ड्यू डेट से पहले। अगर हम नहीं भरते तो ये डिडक्शन हमको नहीं मिलने वाली, राइट। तो ये आपको, और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना रहेगा, राइट। तो ये ध्यान रखें, अगर हम ATU की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो ये हमें डिसेबिलिटी का पर्टिकुलर कॉलम भरना रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट चेंजेस जो हुआ है वो हुआ है एक मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस, डेफर्ड टैक्स इसोप जिसे हम बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एक्चुअली क्या था, फाइनेंस एक्ट हम बात करते हैं 2022 आई बिलीव, हाँ 2022, वहाँ पे इसोप जब मिलता था, अलॉट होता था, उसको ग्रांट किया जाता था, फिर बाद में एक्सरसाइज किया जाता था, तो टैक्सेबिलिटी अलॉटमेंट के समय आती थी और परक्यूजिट एम्प्लॉय के फॉर्म 16 के अंदर दिखाई देता था, और टैक्सेबिलिटी से जो TDS बनता था वो डिडक्ट कर दिया जाता था। स्टार्टअप के अंदर जो ATIAC, मैं आपको फिर बताता हूँ, स्टार्टअप जनरली DPIIP का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो स्टार्टअप नहीं होता है। स्पेसिफिकली हमें DPIIP के बाद में रजिस्ट्रेशन जो लेना रहेगा वो लेना रहेगा ATIAC का। तब हम 3 साल के लिए, जो एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो 3 साल तक एग्जम्प्ट रहेगी पर्टिकुलर टैक्सेशन रिजीम से, उसको कोई टैक्स लगने नहीं वाला। कई कंपनीज के लिए हमने अप्लाई किया, तो ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है उनके एम्प्लॉय के लिए। मैं फिर कहता हूँ, हर एम्प्लॉय के लिए इसोप डेफरमेंट नहीं था, ये केवल उन्हीं एम्प्लॉय के लिए था जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप में मोटिवेशन देने के लिए उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते थे स्टार्टअप के। अब अगर शेयर अलॉट इसोप के अंदर किए गए तो टैक्सेबिलिटी क्या था उस समय भी डिफाइन किया गया था, कंडीशन लगाई गई थी कि जो अलॉटमेंट है उसके 48 मंथ्स, आप समझिएगा 4 साल रखे गए थे उस फाइनेंशियल ईयर के, 4 साल तक कोई टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगा, डेफर होगा। और एक और वर्ड यूज किया गया था, और अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, और अगर एम्प्लॉय ने वो शेयर सेल कर दिए, विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी जल्दी होगा, पहले होगा, तो उस पे आपके उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये टैक्सेबिलिटी आएगी एज अ परक्यूजिट एम्प्लॉय के केस में। स्पेसिफिकली मैं ये जो पूरा कॉलम है कैसे भरना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ क्या चेंजेस मेनली हुआ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं शेड्यूल टैक्स ऑन डेफर्ड इसोप ये आ गया है, और आपको आप देख सकते हैं कॉलम कई दिए गए, और इन कॉलम पे हमें स्पेसिफिकली बड़े ध्यान से ये सारी डिटेल भरनी रहेगी। आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर वाइज आपको अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड, क्योंकि क्या होता है ना, आगे भी ईयर वाइज लिया जा सकता है, क्योंकि 4 साल तक तो टैक्स लगेगा ही नहीं। फिर एज एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द करंट असेसमेंट ईयर, राइट, उनकी पूरी कंडीशन दी गई है, राइट। आप देख सकते हैं नीचे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 48 मंथ्स वाला, यहाँ पे क्या किया गया आप देख सकते हैं,
टू बी इनेबल्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 26-27, क्योंकि 4 साल तभी खत्म होंगे, क्योंकि 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अगर हम बात करें तो तब से ये एप्लीकेबल था, 4 साल तभी ये इनेबल होगा। तो बहुत सारे कॉलम यहाँ दिए गए, हमें ये बड़े ध्यान से भरने रहेंगे। मैं अभी डिटेल में नहीं ले रहा क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वीडियो रहेगा, वो मैं बाद में लेके आऊँगा। नेक्स्ट चेंजेस जो हमारा हुआ वो हुआ न्यू रिजिम टैक्स के लिए। आप देख सकते हैं पहले के सालों में क्या था, न्यू रिजिम ऑप्ट करनी रहती थी। अब इन्होंने क्या किया, ओल्ड रिजिम को ऑप्ट आउट करना है। ध्यान रहे, आपको ऑप्ट आउट करना रहेगा, इसके लिए स्पेसिफिक आपको फॉर्म भरना रहेगा 10IEA। अगर आपने नहीं भरा तो आपका असेसमेंट, आपकी टैक्स कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू न्यू रिजिम बाय डिफॉल्ट रहेगी। उसके लिए भी मैं अलग वीडियो लेके आ रहा हूं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कैसे भरा जाएगा फॉर्म और फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो स्पेसिफिकली आपको हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन 40-115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ ए न्यू टैक्स रिजिम, क्योंकि 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑप्टिंग आउट की बात करता है। अगर आपने ऑप्ट आउट किया है तो आप फिर ओल्ड रिजिम में, पहले तो सेलेक्ट करना पड़ता था, अब न्यू रिजिम ऑप्ट आउट करना रहता है। तो ये न्यू रिजिम को ऑप्ट आउट, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपकी न्यू रिजिम रहेगी। अभी भी आप देख सकते हैं एम्प्लॉइज के लिए बाय डिफॉल्ट जब टैक्स रिजिम आ रहा है वो न्यू रिजिम में आ रहा है। कई मेरे पास कॉल थे एसएससीज के, क्लाइंट्स के, न्यू एम्प्लॉइज जिन्होंने वीडियो देख के कॉल किया कि सर ये मेरे न्यू रिजिम में टैक्स क्यों लग रहा है, मैंने तो ऑप्ट ही नहीं किया। मैं आपको फिर बता दूं 2023 फाइनेंस एक्ट से अब बाय डिफॉल्ट रिजिम न्यू रिजिम है। अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो ऑप्ट आउट करना रहेगा और आपको फॉर्म भरना रहेगा, जो मैंने स्पेसिफिकली बताया, अलग वीडियो लेके आ रहा हूं 10IEA। तो ये एक और चेंजेस था जो हमें ध्यान रखना है मोस्ट इंपोर्टेंटली। अब एक और बात की गई 80DD, जो कि मेंटेनेंस मेडिकल ट्रीटमेंट होता है डिसेबिलिटी हमारे जो रिलेटिव है उनके लिए, इसके लिए भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मांगी गई है 10IA। आपको फॉर्म भरना रहेगा डिपेंडेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट पर्सन विथ सीवियर डिसेबिलिटी, इन दोनों के लिए। अब टाइप ऑफ डिपेंडेंट भी हमें सेलेक्ट करना रहेगा ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। पेन ऑफ द डिपेंडेंट, आधार, डेट ऑफ फाइलिंग 10IA मैंने आपको फिर बताया, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देना रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको देनी रहेगी ITR के अंदर। माइंडेड, अगर कहीं भी आप भूल करते हैं तो ये डिडक्शन जो आपने क्लेम की है आपको नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि एडिशनल कॉलम दिया गया है जो बोनस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर जो बोनस का कंपोनेंट है, क्योंकि हमने देखा अमेंडमेंट हुआ था 2023 फाइनेंस एक्ट के अंदर, क्योंकि जो हाई प्रीमियम वाली पॉलिसीज थी उनके लिए अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबिलिटी थी। उसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो दिया हुआ है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं वो वीडियो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे टैक्सेबिलिटी कैसे है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक अलग कॉलम दिया गया, क्योंकि जो बोनस है वो अलग से टैक्सेबल होगा। और ये इंक्लूड, देखिए एनी सम अदर सोर्सेज की इनकम जो हमें दी गई है, जो हमारा शेड्यूल है, एनी सम इज रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। तो यहां पे ये आके टैक्सेबिलिटी आएगी ही आएगी। नेक्स्ट हम चेंजेस की बात करते हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ ऑल बैंक्स हेल्ड एट एनी टाइम। अब देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एट एनी टाइम बोला गया है। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की बात, अब थोड़ा सा यही है, एट एनी टाइम का क्या मतलब हुआ, मतलब हमने जब भी हमारे जीवन में जो भी बैंक अकाउंट खुला है, तो ये एक थोड़ा सा शायद या तो ITR के अंदर जो डिटेल्स दिया तो ऐसा ही गया है, डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक्स अकाउंट हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब आप देखिए यहां पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दिया गया है, एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट। तो बट मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, नीचे क्या लिखा गया, नोट ऑल बैंक्स हेल्ड एट एनी टाइम आर टू बी रिपोर्टेड। अब एनी टाइम इसलिए कंफ्यूजन हो गया, पर मेरा एक शायद सजेशन, मेरा व्यू ये रहेगा, क्योंकि ऊपर स्पेसिफिक डिटेल के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोला गया है, तो हमें प्रीवियस ईयर का लेना रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है। एट एनी टाइम का मतलब तो ये हो गया पूरे जीवन में, हमें तो खुद को याद नहीं है प्रीवियस ईयर का कितना बैंक अकाउंट है। ऐसा होता है, कई स्कीम आती है, हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं, पड़े रहते हैं और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट है जो आपने ऑपरेट नहीं किए, डोरमेंट स्टेटस हो जाता है जिनका। अब बात आती है एडजस्टमेंट जो अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन का है। रीजन मैं बताऊं, ये हमारा 2020 जो फाइनेंस एक्ट था, क्योंकि जो नई रिजिम थी 115 BAC, उसके अंदर कुछ हमको बेनिफिट नहीं मिलते, जैसे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अब फाइनेंस एक्ट, आप मान के चलिएगा, फाइनेंस एक्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन की जब बात करता है 2023, ये तो सबके लिए था, पर फाइनेंस एक्ट 2023 ने क्या किया, ये पर्टिकुलर स्कीम आप देख सकते हैं AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए भी ओपन कर दी गई। अब बात आती है कि अगर मैंने पिछले साल यानी कि 23
जो फाइनेंस एक्ट एंड था 22-23 उसके अंदर अगर मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया 10% बात करते हैं, और 10% आगे की टाइम में अगर मैंने क्लेम किया यानी कि 23-24, सिंस मैं नई स्कीम में ऑप्ट कर रहा हूं इन तीनों कैटेगरी के लिए, तो मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा नहीं। इसके कारण हमारी जो ओपनिंग WDV है उसको एडजस्ट करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन हमें अलग से देनी रहेगी। तो ये एक पर्टिकुलर चेंजेस हुआ जो हमारा ITR के अंदर हमें देना रहेगा। ये देखिए, अमाउंट एज एडजस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन 115 BAC, ये जो नए एसएससीज ऐड किए गए हैं, कैटेगरी ऑफ एसएससीज, राइट। अब हम एकदम फास्ट क्लोजिंग पे हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन के। ATIAC जैसा कि मैं बात कर रहा था, स्टार्टअप, उनके लिए भी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर दिए गए हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, राइट। इफ यस अगर आप हैं तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट नंबर जो हमको मिला है मिनिस्ट्रियल बोर्ड से, फर्स्ट असेसमेंट ईयर, क्योंकि 10 सालों में से हमें कोई भी एक असेसमेंट ईयर ऑप्ट करना पड़ता है, और कंटिन्यूटी में 3 साल हम वो पर्टिकुलर ये डिडक्शन ले सकते हैं, 100% डिडक्शन ले सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें पूरी अलग से सेपरेटली देनी है। स्टार्टअप के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेबल आप देख भी सकते हैं 5 और 6। इंडिविजुअल स्टार्टअप नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कैटेगरी जैसे कंपनी ये अलग होती है। अब एक और मेजर चेंजेस जो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी ट्रेस आउट करेगा, दैट इज रिलेटेड टू असेसिज रिकॉग्निशन एज MSME। ITR 5 और 6, 3 क्यों नहीं किया, ये एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, क्योंकि 3 भी होना चाहिए था। देखिए, लीगल आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने आपको बताया। अब इससे होगा क्या, अब इन्होंने पूछा है वेदर यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज MSME, यस, तो आपको प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटेड अंडर MSME एक्ट, जिसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। तो आप समझना, अगर ये डिटेल यहां पे हम जाती है ITR के अंदर, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा कि पेन और उद्यम रजिस्ट्रेशन एक साथ मर्ज होंगे। और इन फ्यूचर आप मान के चलिए, अगर आप ये कह रहे हैं मेरे को पता नहीं है, कोई मेरा जो क्रेडिटर है माइक्रो स्मॉल में आता है या मैन्युफैक्चर सर्विस इंडस्ट्री है, मेरे को मालूम नहीं था, मैंने डिसअलाउंस नहीं किया या मैंने इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं किया, ऑटोमेटिकली AI टूल के थ्रू ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएगी। इवन दो कुछ इनपुट SFT के रूप में भी आ सकते हैं, ताकि ये आपस में मर्ज किया जाए अगले साल या उससे अगले साल। तो ये चीज़ें इसलिए मांगी जा रही है। आप मान के चलेंगे, अगर आप ये इग्नोर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ये मैंने सब वीडियो में, मेरे अर्लियर वीडियो जो 43BH का बताया था, कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। इतना आसान नहीं रहेगा। अगर 3-4 साल बाद में स्क्रूटनी आती तो माइट पॉसिबल गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन हो जो उद्यम में रजिस्ट्रेशन है और उनके लिए जिसका डिसअलाउंस आपको करना था पर आपने किया नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो इस पर्टिकुलर ITR के कॉलम के अंदर हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो न्यू फील्ड ऑप्टिंग कंसेशनल रिजीम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेक्शन 115 BAE किया गया, वो एक न्यू ऑप्टिंग अगर आप कर रहे हैं उसके लिए अलग से कॉलम दिया गया, राइट। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR, अब पर्टिकुलरली पूछा गया स्पेसिफिकली कि आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी या 31 अक्टूबर थी या 30 नवंबर थी। एज पर जो भी आपका स्टेटस आता है वो आपको चूज करना रहेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नो चेंजेस एप्लीकेबिलिटी ऑफ ITR, जैसे पहले एप्लीकेबल थे ITR 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, 3 किसके लिए, सेम डिटेल वैसी की वैसी रही। एक और चेंजेस जो हुआ, जो कि एक अच्छा कहा जा सकता है हमारी फैसिलिटी वाइज की, जो इंडिविजुअल HUF है जिनकी टैक्स ऑडिट होती थी उनका डिजिटल सिग्नेचर लगते थे, ये अब EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू वेरीफाई हो सकता है। तो ये एक सहूलियत भरा काम था। तो फ्रेंड्स, ये सारे चेंजेस जो आपको ध्यान में रखने हैं ITR फिल करते समय इस साल के। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मोटिवेशन के लिए। थैंक यू वंस अगेन। अगर आपको कोई कमेंट, कोई क्वेरी रिलेटेड टू ITR है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा यूट्यूब के। आई विल ट्राई टू आंसर 100% क्वेरीज ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।